हार में भी कभी होती जीत, हार में भी कभी होती जीत, होती जीत में भी हार। मेहनत ना किसी की कभी होती है बेकार, हार में भी कभी होती जीत, होती जीत में भी हार। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी पढ़ाई में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्धन वंश के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा किया था वर्धन वंश के बारे में। आपको पता होगा, आप देखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था प्रभाकर वर्धन तक। आज प्रभाकर वर्धन के बाद से कौन कौन से शासक होंगे, उनके उत्तराधिकारी के रूप में कौन आता है, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। और दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है वीडियो, तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगता है तो, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रभाकर वर्धन से। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी प्रभाकर वर्धन के बारे में हम लोग जाना था कि इनका शासनकाल जो था 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ठीक है, इनके दो पुत्र और एक पुत्री थी। दो पुत्र और एक पुत्री कौन कौन से थे? पहला पुत्र जो कि बड़ा पुत्र था वो राज्यवर्धन था, दूसरा पुत्र हर्षवर्धन था, और तीसरी जो पुत्री थी वो राजश्री थी। ठीक है, तीसरी जो पुत्री थी वो राजश्री थी। और इनकी माता का जो नाम था, राज्यवर्धन हर्षवर्धन राजश्री की माता का नाम क्या था? यशोमती देवी, यानी प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती देवी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि राजश्री जो थी, इनकी विवाह प्रभाकर वर्धन किनके साथ कर देता है? ग्रह वर्मा के साथ कर देता है, जिसका संबंध मौखरी वंश से होता है। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा है वर्धन वंश और मौखरी वंश, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि कौन कौन से दो वंशों का संपर्क होता है, कौन कौन से दो वंशों का संबंध स्थापित होता है। तो वर्धन वंश यहाँ लिखा है, जिसकी वर्धन वंश से रिलेशन किसका है? राजश्री का। और उधर मौखरी वंश से रिलेशन किसका है? ग्रह वर्मा का। तो ठीक है दोस्तों, वर्धन वंश की राजश्री का विवाह किससे हो जाता है? मौखरी वंश के ग्रह वर्मा से हो जाता है, या ग्रह वर्मन से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसी के समय में जब इनके विवाह होता है, उसी के समय में प्रभाकर वर्धन के ही शासनकाल के समय में तत्कालीन उत्तर गुप्त का जो नरेश था वो महासेन गुप्त था। दोस्तों, कौन था? महासेन गुप्त, जो कि नाता में देखा जाए तो, रिलेशन में देखा जाए तो ये प्रभाकर वर्धन का मामा लगता था। कौन? प्रभाकर वर्धन का मामा लगता था। कौन? महासेन गुप्त। ठीक है, उसके बाद देखें कि दोस्तों महासेन गुप्त के भी दो पुत्र थे। महासेन गुप्त के भी दो पुत्र थे। कौन कौन? एक माधव गुप्त, एक कुमार गुप्त, जो कि अक्सर प्रभाकर वर्धन के राजदरबार में रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, एक बार की बात हुई कि जब 604 ईस्वी में लगभग राज्यवर्धन को प्रभाकर वर्धन ने भेजा था पंजाब में हूणों से आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए, हूणों के साथ युद्ध करने के लिए। तो उसी वक्त क्या हुआ कि हर्षवर्धन, उसका जो छोटा भाई था, यानी प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र कहिए या राज्यवर्धन का छोटा भाई कहिए, तो ये भी उनके पीछे पीछे जाने लगा था। लेकिन हुआ यूं कि रास्ते में उसे एक कुरंगक नाम के राजदूत से मुलाकात होती है। उस वक्त प्रभाकर वर्धन की जो स्थिति थी वो बिल्कुल दयनीय हो चुकी थी। तो इस तरह से उसे कुरंगक से भेंट होती है। किसको? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन कहाँ जा रहा था? पंजाब की ओर जा रहा था, अपने भाई के पास। किसके पास? राज्यवर्धन के पास। जब राज्यवर्धन हूणों के साथ युद्ध करने के लिए पहुंच चुका था पंजाब में, तो भी ये जा रहा था रास्ते में। लेकिन ये और जा क्यों रहा था? अपने भाई के सहयोग देने के लिए, मतलब अपने बड़े भैया का सहयोग देने के लिए ये पंजाब को जा रहा था। लेकिन रास्ते में इसे एक कुरंगक नाम का राजदूत मिल गया। तो उसने सूचना दी कि आपके पिताजी का तबीयत बहुत ख़राब है। किसने? कुरंगक ने ये दिया सूचना कि आपके पिताजी का तबीयत बहुत ख़राब है हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन आप रास्ते से ही अपनी राजधानी को लौट जाता है, यानी थानेश्वर को लौट जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो इसके पिता मृत्युशैया पर सोए हुए हैं, और रसायन तथा सुसेन नाम का दो
वैद्य था जो अपना पूरा प्रयास कर रहा था कि उसको हम बचा लें, लेकिन वो तो मर चुके थे। इस तरह से अगर देखें दोस्तों तो हर्षवर्धन बहुत विचलित हो जाता है। फिर जाती है खबर राज्यवर्धन के पास। राज्यवर्धन के पास जब खबर जाती है तो राज्यवर्धन आता है, वहाँ से जब आता है थानेश्वर को अपनी राजधानी को लौटता है, तो फिर राजधानी में लौट कर देखता है कि सारी प्रजा शोक में डूबी हुई है। और वहाँ जब घर पे पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि सारे लोग घर के हर परिवार या जितने भी प्रजा थे सब शोकाकुल हो गए थे। इसलिए दोस्तों यहाँ से क्या जो राज्यवर्धन था बहुत विचलित हो जाता है, अपने पिता की मृत्यु से बहुत विचलित हो जाता है और यहाँ तक कि अपने संन्यास जीवन को धारण करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये हर्षवर्धन को कहता है कि भाई अब मुझसे ये नहीं होगा, मैं सत्ता को नहीं संभाल सकता हूँ, मैं अब यहाँ अपनी सत्ता नहीं संभाल सकता हूँ, मैं इसका बागडोर अब मुझसे नहीं होगा, मैं असमर्थ हूँ इसे संभालने में। तो हर्षवर्धन को ये सौंपना चाहता था। लेकिन तभी क्या होता है कि राज्यवर्धन के साथ की जो घटना होती है, देखिए क्या होता है। तभी राज्यवर्धन के साथ की घटना ये होती है कि संवादक नाम का एक अनुचर जो कि राजश्री यानी राजवर्धन की जो शादी हुई रहती है ग्रह वर्मा के साथ, तो वहाँ की राजश्री का एक बहुत ही विश्वास पात्र अनुचर होता है। वो आकर इन्फॉर्म करता है इनको, किनको, राज्यवर्धन को, कि जिस दिन आपके पिता की मृत्यु हुई थी उसी दिन ग्रह वर्मा की भी मृत्यु देवगुप्त नाम का कोई मालवा का नरेश था, उसने हत्या कर दी है। तो इस पर राज्यवर्धन जो होता है वो तो पहले से ही टूट चुका होता है अपने पिता की मृत्यु के। दूसरी संदेश ये सुना देता है संवादक नाम का जो अनुचर होता है राजश्री का, तो ये खबर सुनाता है। तब इसे मजबूरन राज्यवर्धन को सत्ता को संभालना पड़ता है और तुरंत ये लगभग 10,000 अश्व सेना को तैयार करता है और अपने मामा के भाई के जिसका नाम था भंडी उसके साथ युद्ध पर निकल पड़ता है मालवा के लिए। तो कनौज के लिए वहाँ पे जाता है जहाँ इनकी बहन की शादी हुई रहती है, राज्यवर्धन की बहन की राजश्री की जहाँ शादी हुई रहती हैं, वहाँ ये पहुँचता है। और चूँकि वहाँ पे जो मालवा नरेश जो देवगुप्त था उसने क्या किया था कि ग्रह वर्मा की तो हत्या कर ही दिया था, उसके बाद राजश्री को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया था। तो इस पर ये राज्यवर्धन जाता है। वहाँ पे जाने के बाद ये सब जितनी हमें जानकारी दोस्तों मिलती है ये सब बांसखेड़ा और मधुबन ताम्र लेख में मिलती है। कहाँ? मधुबन और बांसखेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश के ये सब अभिलेख हैं, वहाँ से हमें जानकारी इससे जानकारी मिलती है। और यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिलती है हर्षचरित से जो कि बाणभट्ट की रचना है। तो हर्षचरित में भी हमें दोस्तों ये जानकारी मिलती है कि जो यहाँ से राज्यवर्धन गया था देवगुप्त को बिल्कुल आसानी से मार दिया था, लेकिन बात ये हुई कि राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी गई। राज्यवर्धन की हत्या कैसे हुई? तो देवगुप्त का एक दोस्त था जिसका नाम था शशांक, जो कि गौड़ का नरेश था। गौड़ एक राज्य हुआ करता था, तो गौड़ का एक नरेश था शशांक। इसने क्या किया कि ग्रह वर्मा की तो हत्या उसने कर दी देवगुप्त ने, और देवगुप्त की हत्या अब ये राज्यवर्धन कर देता है। फिर राज्यवर्धन की हत्या क्या करता है? देवगुप्त का जो मित्र होता है शशांक, इसने इसकी हत्या कर दी और इसको बहला फुसला कर शस्त्रहीन करके तब इसको अपने ही घर पे जाकर मार देता है। तो इस तरह से राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। राज्यवर्धन लगभग 605 ईस्वी से 606 ईस्वी तक शासन करता है, उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे किसकी? अब हर्षवर्धन की बात आती है। अब तो इस वंश में प्रभाकर वर्धन भी खत्म हो जाता है, राज्यवर्धन भी खत्म हो जाता है। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन तो और विचलित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहले पिता की मृत्यु से विचलित था ही, उसके बाद से राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। तब शासन का बागडोर अब संभालने के लिए केवल और केवल हर्षवर्धन ही बच जाता है। तो फिर सारी बागडोर, सत्ता की सारी बागडोर संभालने का जिम्मेवारी पड़ जाता है किस पर? हर्षवर्धन पर। अब हर्षवर्धन के साथ क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हर्षवर्धन का जो शासन का जन्म होता है 591 ईस्वी में होता है। कब? हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी में होता है। और दोस्तों ये युद्ध जब राज्यवर्धन की मृत्यु और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु
होने के पश्चात ये बहुत ही विचलित हो जाता है। इसके पास उतनी सामर्थ्य नहीं रहता है, फिर ये अपनी सत्ता को संभालने में ये कामयाब अपने आप को नहीं समझता है, असमर्थ समझता है। लेकिन ये चाहता भी नहीं है कि अपनी सत्ता को हम अब फिर से जागरूक करें, अब फिर से हम संभालें। इसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं रहती है, अंदर से ये टूट चुका होता है। हालांकि ये अन्य विद्या भी जानता था, शस्त्र चलाना भी जानता था और इसके अतिरिक्त अन्य विद्या भी जानता था, बहुत ही माहिर था दोस्तों। लेकिन ये न चाहते हुए भी सिंहनाद जो कि वहाँ का एक सेनापति था, उसका सेनापति था, उसके बार बार समझाने पर, बहुत इंस्पायर्ड करने पर, बहुत प्रेरित करने पर ये तैयार होता है। तैयार होने के बाद ये जब शासन संभालता है, अपनी सत्ता को संभालता है, जब शासन करना शुरू करता है, उस वक्त इसका जो उम्र था हर्षवर्धन का, वो 16 वर्ष था। कितना? 16 वर्ष के उम्र में ये सत्ता को संभालता है और ये यहीं से प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा करता है? कि यदि कुछ ही दिनों में धनुष चलाने की चपलता से भरे हुए समस्त राजाओं के पैरों में बेरियों की झंकार से पूर्ण करके पृथ्वी को गौरों से मुक्त या रहित ना कर दूं, तो घी से धधकती हुई आग में अपने पतंगों की भांति पातकी की तरह अपने आप को जला दूंगा। इस तरह के ये अपने प्रतिज्ञा करता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद की घटना को हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद दोस्तों, अगर इसके बाद से जो भी घटना होती है दोस्तों, इंटरेस्टेड है, आपको देखना चाहिए, तो अगर आप पहली वीडियो को देख लिए हैं, ये भी वीडियो अगर देख लिए हैं, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं होगी घटनाओं को समझने में। आगे भी जिस तरह से होगा हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा तो ज़रूर लगा होगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।